सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुक करें खबरों का। सबसे पहले बात ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बारे में करते हैं। 28वां दिन था आज, क्या कुछ खास खबरें हैं वहां से? देखिए, आज वैसे तो सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल रहा, वो तो ये रहा कि ईरान ने बहुत सारे मुल्कों का नाम लिख-लिख के इज़राइल के ऊपर मिसाइली हमले किए। उसमें भारत का नाम भी था, उन्होंने स्पेन, पाकिस्तान, जर्मनी इन सब का नाम लिख के ये कहा कि थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ जर्मनी, और उन मिसाइलों को इज़राइल के ऊपर दागा। जो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, आईआरजीसी जिसे बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 83वीं स्ट्राइक की थी और जिसमें हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग किया था, ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे और इज़राइल के कई ठिकानों के ऊपर हमने हमले किए थे। तो ये खबर थी। बाकी 28वां दिन है। अब यही है कि एक सच्चाई ये भी है, ईरान के बहुत सारे जो लोग हैं, ये बात कबूल रहे हैं कि अमेरिका ने अगर ज़मीनी सेना भेज दी, तो हालात सँभल नहीं पाएँगे। तो वो भी है। मतलब अमेरिका मिडल ईस्ट में अपने युद्धपोत और हज़ारों सैनिक तैनात कर रहा है, वो उस सच्चाई छिपी नहीं हुई है। तो ज़मीनी कार्रवाई की चर्चाएँ भी तेज़ हो रही हैं। हालाँकि व्हाइट हाउस से साफ किया गया है कि फिलहाल अमेरिका की ज़मीनी सेना भेजने की कोई योजना नहीं है। पर मिडल ईस्ट में इस किस्म की चर्चा आ रही है। इसके अलावा बात करें तो 28वां दिन था और लेबनान की जो राजधानी बेरूत, वहाँ पर भी बहुत सारी जगह पे धुएँ के गुबार देखे गए। और जो ज़मीनी हालात हैं, उनसे तो ऐसा लग रहा है कि ये संघर्ष थमने की बजाय फैलता जा रहा है। मतलब अमेरिका के व्हाइट हाउस से कोई भी दावे हों, लेकिन ज़मीन पर ऐसा लग रहा है कि ये संघर्ष फैलता जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि मिडल ईस्ट में जो युद्धपोत और जो अमेरिकी सैनिकों की का जो नंबर बढ़ रहा है, उससे मिडल ईस्ट में भी चर्चा है, ईरान में खुद चर्चा है, और जो लेबनान के बैरूत की बात कर रहे हैं, बैरूत में भी धुएँ के गुबार देखे गए। इज़राइली सेना भी दावा करे कि उन्होंने तेहरान के दिल में एक हमलों की एक बड़ी श्रृंखला मतलब शुरू शुरू कर रखी है। उन्होंने मतलब काफ़ी उसको लेकर आज बात रखी है। तो ख़ैर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक ऑयल टैंकर गुज़रने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर हमला किया गया। तो उससे ये तो कह ही सकते हैं कि वैश्विक जो आपूर्ति संकट है, वो तो बढ़ ही रहा है। ख़ैर, लोग काफ़ी मारे जा चुके हैं, तकरीबन 2000 के आस-पास लोगों की मौत इस युद्ध में हो चुकी है। और यही है कि अभी जर्मनी कह रहा है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है, और फ्रांस में जी7 बैठक के दौरान ये बात कही गई है। तो ख़ैर, अभी देखते हैं कि ये युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा। बाकी अभी जो मिसाइल का मलबा गिरने के कारण भारतीय नागरिक की जो डेथ हुई थी अबू धाबी में, उसको वापस लाने की कोशिश भी भारत कर रहा है। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो डब्ल्यूटीओ में भारत का रुख बदला है, डिजिटल ट्रेड और निवेश समझौतों पर झुकाव है, किसानों और नीति पर सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, ये लगातार बात चल ही रही है कि जो विश्व व्यापार है, उसमें जो भारतीय हैं, डब्ल्यूटीओ में खासकर, कि तो वो किस तरफ कहाँ जा रहे हैं। अब जो वर्ल्ड जो ट्रेड पूरी प्रणाली है, उसमें 80 साल का सबसे खराब अपन कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बनता दिख रहा है, और ये खुद डब्ल्यूटीओ भी मान रहा है कि अभी सबसे खराब किस्म का जो समय वो चल रहा है। बहुत सारी उथल-पुथल है इसमें। जैसे आपने कहा कि डब्ल्यूटीओ का जो सम्मेलन है, उससे खाली हाथ लौटने को भारत तैयार है। भारत कुछ भी ऐसी चीज़ कर नहीं पाया है, और उसमें ना तो ट्रम्प प्रशासन से फिर कोई बार्गेनिंग कर पाया है। किसानों की जो और सॉवरेनिटी की जो बलि दी गई है, वो भी दिख रही है। भारत ने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट आईएफडी समझौते पर भी अपनी सहमति दी है, जो मतलब चीन का एक पसंदीदा प्रोजेक्ट है। मतलब पहले लग रहा था कि सिर्फ अमेरिका के सामने ही सर झुकाया है, लेकिन अब दिख रहा है कि जब से आईएफडी
के समझौते पर भारत ने अपनी सहमति दी है, तो वो मतलब चीन बीजिंग का वो एक पसंदीदा प्रोजेक्ट है, तो मामला ये है कि झुकाव थोड़ा उधर भी है। ख़ैर अब यही है कि जो बयान तो बड़े किस्म के आ रहे हैं कि किसानों की कोई बलि नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हो उल्टा रहा है। डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में आप मान सकते हैं कि भारत कुछ हासिल करके लेके ही नहीं आ रहा, मतलब कहीं से भी कुछ दिख नहीं रहा। जी, बिल्कुल। और पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कच्चे माल की क कीमतों में 300% ज़्यादा उछाल आया है। ये तो बहुत ज़्यादा है, इससे क्या-क्या दिक्कत आम लोगों को आने वाली है? कैसी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? ख़ास तौर पर कैसी चीज़ों में? देखिए गुरप्रीत, 2-3 सेक्टर हैं, आपको समझ आ ही रहा होगा कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। पहला तो क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल का ये मामला है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर ऐसी सेक्टर जो मतलब तेल के ऊपर तो दुनिया बात कर रही है, ऐसे सेक्टर जिनके ऊपर बात नहीं कर हो रही, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स की जो सप्लाई चेन है, वो बुरी तरह प्रभावित है। उसमें जो कच्चे माल की जो सप्लाई होती है फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में, यानी कि दवाइयाँ बनती हैं जिनसे, उसमें महज़ 15 दिनों के अंदर 200 से 300% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। अब इसमें ये है कि जो दवा बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो कह रही हैं कि भई हमें इस हालात के अंदर जो सप्लाई में भी कमी है और हमें महँगा भी मिल रहा है, तो हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में करीब 650 फार्मास्यूटिकल इकाइयाँ हैं, जो देश भर में सप्लाई होने वाली कुल दवाइयों का लगभग 25% के आसपास प्रोडक्शन करती है। अब जो हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, वो केंद्र सरकार से कह रही है कि भाई एक आप इमरजेंसी टास्क फ़ोर्स का गठन करो और आप देखो कि भई हम किस स्थिति में हैं और कैसे चीज़ें की जा सकती हैं। फिलहाल सप्लाई में करीब 40% की कटौती तो हुई है और वो जो कच्चे माल की कीमतें, वो मैं कह रहा हूँ कि 200 से 300% तक बढ़ी हैं, तो वो दिख ही रहा है। अब जैसे पैरासिटामोल है, वो ₹250 प्रति किलो मिल जाता था उसका सारा मामला। अब वो ₹450 प्रति किलोग्राम मिल रहा है। पैरासिटामोल जो मतलब अक्सर बुखार के लिए बोलते हैं कि भई सर दर्द हो रहा है, बुखार है थोड़ा बहुत, तो 250 से ₹450, तो 200% के आसपास बढ़ोतरी आपको साफ दिख रही है। तो ये चीज़ें अभी दिख रही हैं और अभी जो प्रोडक्शन है वो भी दवाइयों का कम हुआ है। पहले जैसे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ 24 घंटे काम कर रही थी, वो 8 घंटे, 10 घंटे ही अब काम कर पा रही हैं, क्योंकि 40% के आसपास जो कच्चा माल आता था, वो अभी नहीं आ रहा। तो फार्मास्यूटिकल और दूसरा फर्टिलाइज़र का तो है ही। इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3 दिन पहले बोल दिया था कि भई किसान भी अपना देखें, और हिमाचल प्रदेश का ही मैंने आपको केस बताया था परसों कि कैसे 3700 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी खाद की, और सिर्फ़ 800 मीट्रिक टन पहुँचा है। तो मतलब 2900 मीट्रिक टन का क्या होगा? उसकी कोई अता-पता है ही नहीं। बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी बोले थे संसद में, उन्होंने जो बातें कही उससे बहुत सारे लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि शायद भारत में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी या फिर सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन लगा सकती है। जैसे भी लोगों ने अलग-अलग उससे अंदाज़े लगा लिए, लेकिन उसी पर अभी सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ा है। देखिए, रुख तो इनको जब तक ये युद्ध चलेगा करते रहना ही पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि पेट्रोल पंपों पे लंबी कतारें, एलपीजी जो सिलेंडर्स के लिए लोगों की मारामारी, वो सब विज़िबल है, वो दिख रही है, सामने दिख रही है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले फार्मास्यूटिकल कंपनियों की बता रहा था, दवाइयाँ महँगी होंगी तो दिखेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आज जितनी भी पैनिकिंग है, मतलब मेरे पास जितने भी लोगों की फ़ोन कॉल आया मेरे को, जिन्होंने सलाह देने मतलब ऐसे पूछने वाले भी थे, सलाह देने वाले भी थे। पूछने वालों का ये था कि भैया क्या हम डीज़ल को स्टोर कर लें? क्या हम 1000 लीटर 500 लीटर तेल ले के रख लें? मैंने कहा कि अभी तो वो स्थिति है नहीं। बाकी आप लोग देख लीजिए, अपने हिसाब से आप फैसले ले लीजिए अपने विवेक से। दूसरे किस्म की सलाह दी जा रही थी। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि मनदीप तू इस चीज़ को खरीद के रख ले, इसका स्टॉक कर ले, ये चीज़ बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही थी। इवन मतलब हैरानी की बात ये है कि हमारे एक दोस्त ने शाम को मेरे को कहा कि आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई वाला जो काम होता है, मतलब बिल्डिंग मटेरियल में जैसे ईंटें हो गई, रेता हो गया, सीमेंट होगी, बजरी होगी, कह रहे कि उनको उनका रख के उनका स्टॉक कर लो 1 एकड़ में। बोला वही आपको बहुत दुगना मुनाफ़ा दे जाएगा। तो ऐसी-ऐसी अतरंगी किस्म की स्टॉकिंग की चीज़ें आ रही हैं। तो वो तो भाई सरकार को तो
अब लगातार सफाई देती रहनी पड़ेगी। मैं ये देख रहा था कि ये जो पैनिक है, ये हर एक आदमी में पसर चुका है। मतलब हर आदमी भारत का अभी ईरान, इज़राइल, अमेरिका युद्ध के कारण जो भारत में हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। आज सरकार के 3 मंत्रियों ने बोला कि भई लॉकडाउन जैसी हालत नहीं होगी, ये खबरें गलत हैं। ठीक है? हालाँकि नरेंद्र मोदी ने जो इशारा किया था उसका मतलब लोग यही निकाल रहे थे, हम भी यही निकालेंगे और निकलता भी वही है जो उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे हालात हो रहे हैं, हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकालेंगे? ख़ैर तो यही है आज सरकार की जो पेट्रोलियम मंत्रालय की जो जॉइंट सेक्रेटरी थी सुजाता शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया कि नहीं-नहीं हमारी सारी रिफाइनरी हैं वो 100 परसेंट कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही हैं और हमने एलपीजी का प्रोडक्शन 40% बढ़ा दिया है। ऐसे-ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आज मीडिया में कहीं-कहीं अब यही है कि कीमतें तो बढ़ी हैं, सप्लाई प्रभावित भी हो रही है। तो ख़ैर यही है कि अभी बहुत सारे चीज़ें हैं और अफ़वाहबाज़ी के कारण मतलब सरकार कह रही है कि देखो हाँ कुछ जगहों पर लंबी कतारें हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं-नहीं ये तो पैनिकिंग की वज़ह से देश में पेट्रोल, डीज़ल या गैस की कोई कमी नहीं। अब ये हुँ, इंस्टाग्राम पे रील आ रही हैं। एक मैं देख रहा था पंजाबी बंदे की रील देख रहा था मैं, उसने कहा कि बई ਆਪਾਂ तो हज़ार-हज़ार लीटर ਦੀਆਂ 2 ਟੈਂਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਮਹੀਨਾ ਲੜਦਾ ਰਵੇ, 2 ਸਾਲ ਲੜੇ, साल लड़े, साडा ਤਾਂ 2 सीज़न सर जाणगे। तो वो दिख रहा है कि लोग बड़े एकदम से पैनिक में रिएक्शन कर रहे हैं। हुँ, बिल्कुल। और आगे अगर बढ़ें तो बड़ी चिंता की बात है और हैरान करने वाली भी बात है कि बिश्नोई गैंग जो है निजी और वित्तीय जानकारी जो कहाँ से निकाल रही है, किसको वसूली के लिए टारगेट करना है, कैसे करना है। ये सरकारी डाटाबेस में जो सेंध की जानकारी आ रही है, ये क्या मामला है सारा? हाँ, ये बड़ा हैरान करने वाला आज मेरे को खबर मैंने देखी। एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस ने इस चीज़ का खुलासा किया। उन्होंने बेसिकली ये कोशिश की कि भई ये जो रईस लोगों के नंबर मिलते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स के, ट्रेडर्स के, व्यापारियों के, आर्टिस्टों के, इनके नंबर कहाँ से मिलते हैं? उनकी संपत्ति का जो विवरण है, वो कहाँ से पता चलता है? बिश्नोई गैंग के जो बेसिकली प्रोटेक्शन मनी वसूलने वाला जो है पूरा गिरोह इसको। तो उसमें जब बहुत सारे चीज़ों का पता चला, तो उस ये पता च निकला उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ये पता चला है कि ये बिश्नोई गैंग बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट्स का सहारा ले रहा है और उसमें भी जो सरकार की जो डेटा है, उसका सहारा ले रहा है। सरकारी डेटा को लीक करके, हैं? वो उन परिवारों तक पहुँच रहा है। पीड़ितों के पते के ऊपर उनके पीड़ितों का पता तो मतलब यही है कि उनके घर पे जाके फायर करवा दिया या फिर उनकी इंडस्ट्री है या फिर कोई दुकान, शोरूम कुछ भी वहाँ जाके फायर करवा दिया टाइप या उनके परिवार वालों की जानकारी, ये सब बेसिकली वहाँ से मिल रही हैं। और उसमें एक पूरा सिंडिकेट बना हुआ है जिसमें बहुत ऐसे कुछ निचले स्तर के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर इस किस्म के जो लोग होते हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। यानी कि सरकारी लोग इस बिश्नोई गैंग की मदद कर रहे हैं। लोगों का जो सेंसिटिव डेटा है, वो उन तक देने में। उनके परिवार वालों का, उनके बिज़नेस लोकेशंस का, उनके घर की लोकेशन का, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, कितने पैसे हैं उनके पास, को किस अकाउंट में क्या है, सारी जानकारियाँ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि किसी को फ़ोन आए, उसमें बोला जाए कि तेरा बेटा फलाने स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ, वो इस इतने बजे स्कूल में जाता है। तुम्हारे जो 4 जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वो उत्तर प्रदेश में है ना, वो गाज़ियाबाद ज़िले में है ना। अच्छा जी। तुम्हारा घर वहाँ पर जालंधर में पड़ता है ना। ऐसे कोई ब फ़ोन पे बात करे, तो एकदम आप डर जाएँगे कि इसने तो सारी रेकी कर ली है मेरी। वो इतना तक भी बता दे कि आप तुम्हारे किस बैंक में खाते हैं, कितने रुपए के तुम आदमी हो, तो आदमी तो घबरा जाता है ना। तो ये काम ये बिश्नोई गैंग का जो कहें कि प्रोटेक्शन मनी वसूलने वाला जो नेटवर्क है, प्रोटेक्शन मनी तो क्या है कि लूट मचाने वाला जो कह सकते हैं। खैर, तो ये दिख रहा है जो ये गिरोह है जबरन वसूली के लिए लोगों को टारगेट कर रहा है और उसका डेटा सरकारी लोगों से आ रहा है। हुँ, जी। और सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी कम की है, क्या इसकी राहत आम लोगों तक भी पहुँचेगी कोई? देखिए पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी किस लिए कम करनी पड़ी है, उसका एक सीधा-सा मामला ये है कि जो क्रूड ऑयल है, वो महँगा हुआ $110 प्रति बैरल के पार पहुँच गया था। $70 से चला था 110
डॉलर के पा एक बार तो 126 भी हो गया था। तो तकरीबन स तेल कंपनियाँ कह रही हैं कि हमें प्रति लीटर ₹30 प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियाँ दाम बढ़ाना चाहती थी। नायरा ने जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल के 5 रुपए बढ़ाए, ₹5 बढ़ा दिए थे, तो और कंपनियों को भी बढ़ाना पड़ना था। तो सरकार ने क्या किया, कल वो जैसे ही नायरा वाला फैसला आया, तुरंत ही, क्योंकि 5 राज्यों में भई चुनाव भी तो हो रहे हैं ना, विधानसभा के चुनाव। अप्रैल इज़ इलेक्शन मंथ फॉर इंडिया। 5 सूबों में, बड़े सूबे हैं जिसमें बंगाल है, असम है, केरलम है, तो ऐसे और सूबों में चुनाव है, तो डर तो इनको लग ही रहा है। तो उसी कारण इन्होंने जो एक्साइज़ ड्यूटी थी पेट्रोल और डीज़ल पे 10-10 रुपए घटा दिए कि भाई, मतलब ये इसलिए घटाई है कि तेल कंपनियों को एक इन्होंने कहा है कि भाई तुम कम से कम महीना, डेढ़ महीना तसल्ली कर लो, शांत बैठ जाओ, और बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो ये है, तेल कंपनियाँ हैं वो दाम तो घटाएँगी नहीं, वो तो एक साफ सीधी-सी बात है। हाँ, ₹10 कम होंगे तो यही है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी जो कंपनियाँ हैं, वो कम से कम अभी मतलब रुकी रहेंगी कुछ दिन। वो मेरे हिसाब से इलेक्शन तक तो वो रुकी रहेंगी, उनके बस की बात नहीं है, नहीं तो सरकार उनके पेंच कस देगी। तो अभी तो यही लग रहा है, इसलिए ये रुपए घटाए गए हैं। जी। और रुपए की जो हालत है वो लगातार बिगड़ती ही जा रही है। 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हाँ, आज आज हैरानी कर देने वाली खबर रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज रिकॉर्ड निचले स्तर पर भारतीय रुपया देखा गया। 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.7 रुपए आज दिखे, और उसके कारण मतलब ये तो कह ही सकते हैं कि ये 14 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। मिडल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, एनर्जी सप्लाई चेन में जो रुकावटें हैं, उसके कारण जो भारतीय रुपए की जो गत है, वो बहुत बुरी हो रही है। पिछले 1 महीने में ही रुपए तकरीबन 4% टूट गया, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 10% से ज़्यादा की गिरावट रुपए में आई है। बहुत बड़ी गिरावट होती है रुपए 10% की, और पिछले 14 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। इसमें विदेशी ब्रोकरेज फर्म है बर्नस्टीन, उनकी रिपोर्ट है कि अगर ईरान जंग जारी रही, तो फिर रुपया जल्द ही ₹100 तक, डॉलर मतलब रुपया 100 तक पहुँच सकता है डॉलर के मुकाबले। अगर वो स्टेज हासिल की, तो फिर काफ़ी, मतलब अपन कहें कि काफ़ी मुश्किल भरा भारत के लिए रहेगा। 2014 में जब डॉलर के मुकाबले रुपया ₹60 पहुँचा था, तो नरेंद्र मोदी की आप स्पीचेज़ आजकल वायरल होती हुई देख ही रहे होंगे, और अब तो 94 के पार पहुँच गया है। तो काफ़ी इसका इसका इसको लेकर विवाद हो रहा है, लोग बड़े इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। जी। और इससे आगे अगर बढ़े तो 2024 और 25 में गृह मंत्रालय ने इंटरनेट से हर दिन औसतन 290 पोस्टें हटाई हैं। ये डाटा कहाँ से आया है? देखिए, गृह मंत्रालय ने ये बात अपना अपना जवाब दिया है, और इसमें यही है कि गृह मंत्रालय इंटरनेट से समाचार या फिर कॉमेडी या फिर सटायर, इस किस्म की टिप्पणियाँ, जो कंटेंट होता है, वो सीधे हटवा रहा है। तो उसको जो सेंसर करने की जो उनकी उनको उनकी जो शक्ति हासिल हुई है, उसमें ये निकल कर आया कि हर दिन 290 से ज़्यादा जो पोस्टें हैं, वो हटाई जा रही हैं। यही है कि गृह मंत्रालय की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का ज़िक्र है, जो कि 25 मार्च यानी कि बुधवार को प्रकाशित हुई थी, 2 दिन पहले। बताती है कि 31 मार्च 2025 तक बेसिकली उन्होंने आईटी एक्ट की धारा 79(3) ख के तहत का इस्तेमाल करते हुए 1,11,185 ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करवाया। उसमें अकाउंट्स भी थे लोगों के, और पोस्टें भी थी। तो काफ़ी बड़ा नंबर है, 1,11,185। तो मतलब जो सोशल मीडिया को लेकर ये बात बोली जाती थी कि इस पे तो देखो सेंसरशिप नहीं हो सकती, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी लिखिए। इवन एक्स का तो जो जब ट्विटर से एक्स बनाया गया, तो इवन फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत बड़ा करके दिखाया था एलन मस्क ने। तो ख़ैर ये हकीकत है। ट्विटर का अकाउंट तो मेरा ही बंद हुआ, फेसबुक का अकाउंट बंद हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल बंद हुआ। तो ये जो ऐसा लग रहा है, खबर पढ़ रहा हूँ तो जैसे मैं अपनी पर्सनल व्यथा बता रहा हूँ। एक मेरे जैसे, अब मेरे को हालाँकि थोड़ी संतुष्टि भी है कि मैं अकेला नहीं हूँ। 1,11,000 लोगों के साथ इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई हैं भारत में। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाल है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ही कर रहे हैं तो वो अपन मध्य प्रदेश वाले इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि उसके ऊपर भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते के 1 सप्ताह पहले शायद अपन ने एक खबर की थी कि पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने के कारण एक टीचर को सस्पेंड कर दिया था, एक सरकारी टीचर को। अब वो हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट गए तो बेसिकली अ, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप दबाव में कार्रवाई ना करें, और अब उसकी जो शिकायत थी, उस टीचर की जो मिमिक्री की, नरेंद्र मोदी की जो मिमिक्री करी थी मध्य प्रदेश के उस टीचर ने, उसकी शिकायत बीजेपी के विधायक ने की थी, एमएलए ने की थी, और उसके ऊपर सीधा ही जो वहाँ के अधिकारी थे, जिलाधिकारी थे, उन्होंने जो प्राइमरी टीचर थे साकेत कुमार पुरोहित, उनको हटा दिया था। 13 मार्च के आसपास की एक घटनाक्रम है। फेसबुक वीडियो पोस्ट के कारण उनको उनकी जॉब से हटा दिया गया था। अब जब हाई कोर्ट गए हैं, तो हाई कोर्ट ने काफ़ी लताड़ लगाई है, अधिकारी को भी लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि भई आप मतलब ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप बिना ही पूरी जाँच किए किसी को हटा देते हो, किसी के साथ कुछ भी कर देते हो। हालाँकि सरकार बचाव करती नज़र आई वहाँ पर कि जी, नहीं, ये तो जो सस्पेंड करना होता है, ये कोई सज़ा नहीं है, लेकिन हम तो जाँच की निष्पक्षता प्रभावित ना हो, इसलिए हम इंटरिम कदम था, ये था। ख़ैर, वो सस्पेंशन को लेकर काफ़ी डाँट-फटकार पड़ी है। अब शायद वो जो सस्पेंशन है, वो हटा लिया जाए उस टीचर के ऊपर। तो मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्टेट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया है। बस एक और मैं खबर बता देता हूँ, आज उसको लेकर मैंने ट्वीट भी किया है। जी, नितिन गडकरी के ऊपर जो एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। उन्होंने जो वीडियो बनाया था, वो द कैरावान की एक रिपोर्ट को लेकर बनाया था, जिसमें ये बताया गया था कि किस-किस किस्म के बिज़नेस इंटरेस्ट बेसिकली नितिन गडकरी के हैं। तो उसको 50 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया गया है। ठीक है? तो नितिन जी। गडकरी की तरफ से, तो ये है कंटेंट क्रिएटरों को 50-50 करोड़ रुपए के नोटिस भेजे जा रहे हैं। कोई मिमिक्री बन करके डाल दे रहा है तो उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जा रहा है। और इंडिया में पिछले दिनों आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो स्टायर वाले, ये खबर हमने की भी थी। बहुत सारे स्टायर करने वाले जो लोग थे, उनको उनकी जो अकाउंट्स थे, उनको भी डिलीट कर दिया गया था, जो काफ़ी पॉपुलर थे इंडिया में। तो ख़ैर, 1,11,000 एक डेटा नहीं है, वो स्पष्ट ये बता रहा है, और खुद गृह मंत्रालय कबूल रहा है कि हमने 1,11,185 लोगों को ब्लॉक किया है। तो ख़ैर, यही है कि ये दिखा रहा है कि सेंसरशिप सोशल मीडिया पे कितनी बुरी तरीके से भारत में पसारी जा रही है। जी, बिल्कुल, अभी तो ब्रॉडकास्टिंग को लेकर भी कानून बनाने की बात जो चल रही थी, वो भी बीच में ही है। अगर वो आ जाती है, तो फिर जहाँ से पोस्ट हुआ है कंटेंट, वो सारे का सारा तामझाम भी उठाकर लेकर जाएँगे। ये यहाँ तक बातें की जा रही थी। आगे बढ़ें तो सांसद अमृतपाल सिंह को हाई कोर्ट से एक बार दोबारा से झटका लगा है। उन्होंने कोशिश की, पहले भी काफ़ी बार कोशिश की कि वो संसद में हिस्सा ले सकें, अपने लोगों की बात कर सकें, मुद्दे उठा सकें। हालाँकि उनसे ये भी पूछा गया कि आप कौन-से मुद्दों पे बात करना चाहते हो वहाँ पर जाके, ये भी हैरान करने वाली बात थी। ख़ैर, अभी उनको एक और झटका लगा है, क्या है ये झटका 2027 की इलेक्शन से पहले? देखिए, खबर यही है कि बेसिकली हाई कोर्ट ही गए थे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह। लेकिन उनका मांग यही थी कि भई उनको जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें उनको उनके उसकी एवज़ में पैरोल दी जाए, ताकि वो उसमें शामिल हो सकें। लेकिन जो याचिका थी पैरोल के लिए, जो पिटीशन थी, उसको अदालत ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद तो मतलब अमृतपाल सिंह, ज़ाहिर-सी बात है, पार्लियामेंट में हिस्सा तो नहीं ले पाएँगे। उनके ऊपर जो एनएसए के तहत ही वो डिटेंशन में है, और कोर्ट में बेसिकली ये दलील उनकी तरफ से दी गई थी कि एक निर्वाचित जो लोगों द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो भई संसद की कार्रवाई में शामिल होने का उसको अधिकार तो मिलना ही चाहिए। जनता ने उनको चुनकर भेजा है। लेकिन जो एजेंसीज़ ने उनकी पैरोल का कड़ा विरोध किया। एजेंसियों का कहना था कि अमृतपाल सिंह की रिहाई से कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है, और सुरक्षा संबंधी खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। कोर्ट ने
बेसिकली एजेंसियों की बात मानी और उनकी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। तो ख़ैर अभी अमृतपाल सिंह के जो परिवार की तरफ से 20 को लेकर रिएक्शंस आए हैं और इनको मतलब अनडेमोक्रेटिक कहा उन्होंने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उनके वकील भी यही बात कह रहे हैं। ख़ैर तो ये लगातार बार-बार हो रहा है, जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो कोशिश करते हैं अमृतपाल कि उनको वहाँ पर जाने दिया जाए, उनको पैरोल दी जाए ताकि वो अपने लोगों के इश्यूज़ को उठा सकें। लेकिन होता उनके साथ हर बार उल्टा ही है। कोर्ट में सरकार कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है और आखिरी में 3-4 दिन उस सुनवाई चलने के बाद उनको मना कर दिया जाता है। इवन जैसे आपने कहा कि पिछली बार तो यही पूछ लिया था कि किस किस्म के मुद्दे वो उठाना चाहते हैं। अब की बार भी अमृतपाल को जो राहत है वो नहीं मिली है। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।